सब कुछ पढ़ाने के बाद में न्यूमेरिकल तो सारे हो गए, क्वेश्चन भी हो गए, आईआईटी टॉप कर दिया, जेई टॉप कर दिया, ठीक है, नीट टॉप कर दिया बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों के दिमाग में एटम की स्ट्रक्चर नहीं बन पाई। समझना इस बात को, एटम की स्ट्रक्चर नहीं बन पाई 7 घंटे पढ़ने के बाद भी। ये मुद्दा है। डायग्राम से, उस चीज़ से आपको ये नोट भी जो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको नोट रटने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको डायग्राम रटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आप बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए भूलोगे नहीं इस चीज़ को। और बाकी जो है, पंकज सर से मैं पहली सॉरी बोल देता हूँ, बाद में कुछ बुरा मान जाए उससे पहले। शुरू में ही गॉड ऑफ केमिस्ट्री है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। अब क्या कहूँ मैं आपसे, हमारे सामने है गॉड ऑफ केमिस्ट्री सो कॉल्ड, ओके। आप लोगों ने उपाधि दी है गॉड ऑफ केमिस्ट्री की सर को। और चलो देखते हैं गॉड ऑफ केमिस्ट्री की थोड़ी सी केमिस्ट्री सर पंकज सर की, ओके ठीक है। सो जरा एक थोड़ा सा लेक्चर देखते हैं आइए। ये नेगेटिव वाला पार्ट प्लस में चला जाएगा और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये होता है, आप न्यूक्लियस से किसी आर डिस्टेंस पर गए, वहां जाके आपने एक डीआर का एलिमेंट लिया, तो उस डीआर एलिमेंट में वॉल्यूम जब निकालोगे तो यही आएगा। तो आप उस जगह पर, उस स्फेरिकल जगह पर क्या निकालने जा रहे हो? प्रोबेबिलिटी। वही तो बता रहा है ये। 1s का इलेक्ट्रॉन आपको कहां मिलेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेगा ना। मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये मतलब ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? r0 इंटू स्फेरिकल वाले पोर्शन में जा रहे हो ना, मतलब उस ऑर्बिट में जा रहे हो, n²/z हाइड्रोजन के लिए। ओके, तो जैसा कि आपने देखा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सर ने पढ़ाई है ना। और मैं समझता हूँ पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इनसे अच्छी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन शायद ही किसी ने पढ़ाई हो। मैंने भी नहीं पढ़ाई, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या क्यों आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या, बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, बहुत ही फर्स्ट क्लास, है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेस्ट, शायद इसीलिए गॉड ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं सर। अब लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी पॉइंट है ना। छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई वीडियो, कोई लेक्चर देख रहे हैं, है ना, और उसको देखने के बाद में भाई बच्चों के सारा समझ में आ गया है, जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ओके, लेकिन फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए ना। और अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, ठीक है, या सही तरीके से समझा नहीं हमने, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं ये पूरा लेक्चर देखने के बाद में, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। जैसे कि श्रोडिंगर के हिसाब से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेव फंक्शन सब कुछ सर ने बता दिया, ठीक है ना। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखते हैं जरा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि रेडियल नोड फॉर्मूला बताया n-l-1, एंगुलर नोड l, ठीक है, टोटल नोड n-1, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सब, ये नोड वोड क्या मतलब है इसका नोड का, ठीक है ना। एंगुलर नोड, रेडियल नोड, इतना सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक। नॉर्मल बंदे के तो शायद मैथमेटिक्स से ही कहना था, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो ये रेडियल नोड, एंगुलर नोड, इनका एक्चुअल लाइफ में कहीं कुछ यूज है? मतलब कहने का ये है, यूज का मतलब क्या है कि अब मैं क्या बताऊं कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स आजकल ये पढ़ रहे हैं सबका एक टारगेट है। क्या टारगेट है? किसी तरीके से नीट में, जेई में सिलेक्शन लेना, ठीक है। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरीके से कोई नहीं पढ़ रहा है, समझना इस बात को। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरीके से कोई नहीं पढ़ रहा है, केमिस्ट्री को एनसीईआरटी की तरीके से पढ़ रहे हैं सब लोग, ठीक है। ये बात शायद सर को बुरी लग सकती है ना। तो लेकिन मैं बताऊं, एनसीईआरटी के हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आ रहा है और पेपर पास करना, जेई में सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहने का सेंस ये है कि आप ये जो रेडियल नोड, एंगुलर नोड्स, ठीक है, या जो भी कुछ पढ़ा है इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल करना नहीं है, एप्लीकेशन न्यूमेरिकल नहीं। हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती हैं, एस पी डी एफ, सर ने बताया एस के ऑर्बिटल के लिए, पी के लिए, डी के लिए, नहीं ना भाई, एस पी डी एफ, ठीक। एस ऑर्बिटल बता दी उन्होंने, सभी जानते हैं, स्फेरिकल होती है, डंबल शेप की होती है, डबल डंबल होती है, ठीक है। एफ के लिए बोल दिया कॉम्प्लिकेटेड, एफ के लिए क्या बोल दिया? कॉम्प्लिकेटेड। किसकी कोई शेप एनसीईआरटी में नहीं बताई है तो हम भी नहीं बताएंगे एनसीईआरटी में जितना उतना, तो एफ की शेप स्किप कर देगी ना। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ कि एफ की शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने से, पढ़ाई की हमारी जो लिमिट है उससे ऊपर जा रही है, लेकिन एफ की शेप होती है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को शेप जाननी है तो मेरी एक पुरानी वीडियो है जिसमें एफ ऑर्बिटल की शेप मैंने बताई है, आप देख सकते हो जाकर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मिस कर दिया सर ने, मिस नहीं कराया, वो सही है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर जा रहा था इसीलिए, ठीक है ना।
एनसीईआरटी के अंदर में ही हमको रहना, सर को भी अंदर एनसीईआरटी के रहना, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, उन्होंने वैसे तो बोल दिया मैथमेटिकली तो ये ठीक है, एन एल की वैल्यू रख के आ गया, लेकिन एक्चुअल में एटम के अंदर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था बोर्ड्स मॉडल, भाई एक न्यूक्लियस होता है, उसने साफ साफ बता दिया कि एक न्यूक्लियस होता है और सेल्स होती हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, इस तरीके की सेल्स होती हैं और सेल के नंबर होते हैं 1 2 3, चलो 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके सेल्स होती हैं। अभी मैं बोर्ड्स का मॉडल पढ़ा नहीं रहा हूँ, थोड़ी सी डिस्कशन करना है हल्का सा, ठीक है। तो सवाल ये बनता है कि जैसे कि फर्स्ट, अब यहाँ पर एस की बात कर लेते हैं, तो 1s होता है, ठीक है, 2s होता है, फिर 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, चलो इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा करके 1s या 1 क्या चीज़ है, ये है सेल नंबर, ठीक है। 2s और 2p ये क्या है, सेल नंबर है सब, ये सेल नंबर है, 2s 2p 3s 3p 3d। तो सवाल ये है कि ये जो, जब 2s आपने बोला, 2p बोला है, तो 2s और 2p जो ऑर्बिटल है, 2 मतलब सेल नंबर, समझना इस बात को, तो वो ऑर्बिटल सेकंड सेल के आसपास ही तो होनी चाहिए, सेकंड सेल के आसपास। तो मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसमें 2s और 2p, 2s और 2p ये दोनों ऑर्बिटल सेकंड सेल में कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, अरेंजमेंट क्या है। थर्ड में 3s 3p 3d, फर्स्ट में 1s, आता नहीं आता क्वेश्चन। 4 में क्या हो जाएगा, 4s 4p 4d 4f। 5 में क्या हो जाएगा, f के बाद g आ जाएगा। तो सवाल ये बनता है कि क्या इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ने के बाद में क्या बच्चा, स्टूडेंट ये चीज़ समझ पाए, आप लोग समझ पाए कि एक्चुअल में एटम की स्ट्रक्चर कैसी है। नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड पढ़ लिया, लेकिन एटम की स्ट्रक्चर नहीं समझ पाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर, आर डी थीटा वगैरह क्या क्या पढ़ लिया, लेकिन अब तक ये नहीं जान पाए हैं कि एटम रियल में जो एटम, जैसे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, सपोज करो अभी कोई ऐसा आइटम मेरे पास है नहीं ओके, सपोज करो ये बोतल है, तो ये सपोज करो हम एटम मान लेते हैं, ठीक है। तो वो एटम के अंदर, उसके अंदर ऑर्बिटल्स कहाँ होती हैं, ऑर्बिटल्स कहाँ होती है, कैसी होती हैं। और ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं कि ऑर्बिटल कौन कौन सी, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 तरीके तो यही हो जाएंगी, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, मतलब डी ऑर्बिटल 5 टाइप की हो जाएंगी, 3 टाइप की हो जाएगी। ये सारी की सारी इतनी सारी ऑर्बिटल्स जो हैं इसमें है कहाँ पर, क्या ये ऐसे बनेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे एस ऑर्बिटल, अब एस ऑर्बिटल आप बता रहे हो कि स्पेरिकल, सभी बता रहे हैं, एनसीईआरटी बता रही है स्पेरिकल। अब मेरा कहना ये स्पेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो सवाल ये बनता है कि अगर ये एस ऑर्बिटल फर्स्ट की है, तो 1s ऑर्बिटल क्या ऐसे रहेगी, कैसे रहेगी, 2s ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी क्या, 2p 2s 2p कहाँ, 2p ये वाला 2p कैसे रहेगी, p ऑर्बिटल है तो इस तरीके से रहेगी, u रहेगी या u रहेगी, x y z किस तरीके से ये अरेंजमेंट रहेगा। 4s का है, s कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी, मतलब क्योंकि फोर्थ सेल, भाई न्यूक्लियस से दूरी है फोर्थ सेल की, तो रहनी तो यही चाहिए ना सारी सारी, समझना इस बात को। 4s 4p कैसे रहेगी भाई, u रहेगी या फिर u रहेगी, कैसे रहेगी, ठीक है, इधर होनी है या इधर होनी है, x y z, एक्स एक्सिस कहाँ है, ऐसे वैसे ऐसे। तो सवाल ये बन रहा है कि इनका क्या अरेंजमेंट है एटम के अंदर, ओके। एक्चुअल में एटम की स्ट्रक्चर क्या है। सर ने 7.5 घंटे का लेक्चर ले लिया, 7.5 घंटे का, ठीक है ना, 7.5 घंटा स्ट्रक्चर पढ़ाई है एटम की, मुझे लग रहा मैराथन, मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी एटम स्ट्रक्चर अगर पढ़ाई तो पंकज सर ने पढ़ाई है, या फिर जो है गॉड ऑफ केमिस्ट्री सर ने, ठीक है ना। तो अब सवाल ये होता है, इतनी सब कुछ पढ़ाने के बाद में न्यूमेरिकल तो सारे हो गए, क्वेश्चन भी हो गए, आईआईटी टॉप कर दिया, जेई टॉप कर दिया, ठीक है, नीट टॉप कर दिया बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों के दिमाग में एटम की स्ट्रक्चर नहीं बन पाई, समझना इस बात को, एटम की स्ट्रक्चर नहीं बन पाई 7 घंटे पढ़ने के बाद भी। ये मुद्दा है, ठीक है ना। क्यों नहीं बन पाई बताऊं, बुरी लग जाएगी लेकिन बता देता हूं। कॉपी ऑफ एनसीईआरटी, ट्राइंग टू कॉपी ऑफ एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा, एनसीईआरटी से बढ़िया कोई किताब नहीं होगी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। लेकिन कॉपी करने के टाइम पे जब बंदा कॉपी करता है, जब स्टूडेंट कॉपी करते हैं ना, तो उनकी अपनी समझ बंद हो जाती है,
मतलब क्या होता है कि वो खुद नहीं सोच पाते कि एक्चुअल में भी कुछ चीज़ हो सकती है। तो एक्चुअल चीज़ जो है वो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, बस एक्चुअल चीज़ कहने का मुद्दा ये है ना। तो बस मेरा कहने वाला 7 घंटे पढ़ाई करी, 7 घंटे 7.5 घंटे आप लेक्चर ले है और बच्चे पढ़े हैं 7.5 घंटा, और उनको अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ऑर्बिटल एक्चुअल में एटम के अंदर कहाँ होती है। क्या ये तरीका ठीक है जो मैंने लिखा है? मैं बताऊँ, ये गलत है, ये गलत तरीका है। दूसरी चीज़ ये नहीं समझ पाए क्या कि रेडियल नोड एंगुलर नोड, मैथमेटिकल तो बता दिया कि एंगुलर नोड में कोस थीटा साइन थीटा आते हैं, रेडियल नोड में रेडियस लग रही है, लेकिन फिजिकल या फिर रियल में जो एटम है, जो एटम पाया जाता है, उसके अंदर ये कहाँ है? समझ रहे हो क्या? ये कहाँ पर है? रियल एटम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर कहाँ रेडियल नोड है, उसके अंदर कहाँ रेडियल नोड, कहाँ एंगुलर नोड, कहाँ पर नोडल प्लेन है उसके अंदर? न्यूक्लियस में है या ऑर्बिट में है? किधर है वो एंगुलर नोड रेडियल नोड? ठीक है, अलग अलग तो हमको बता दिया, अलग 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 सर आ गया, ठीक है ना, कोई नहीं है ना। अलग अलग तो हमको बता दिया कि क्या नाम कि एस में इतनी नोड होती हैं, इतनी एंगुलर नोड होती है, इतनी रेडियल नोड होती है, वो तो मैथमेटिकल से आ जाता है कि भैया एस के लिए कितना, एल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो एंगुलर नोड 0 हो गई। और 1s की बात कर रहे हैं तो ये होगा, ये 2s की बात कर रहे हैं, 2s में इतना होगा, 3s में इतना होगा, 3p में इतना होगा, ये वो तो मैथमेटिकल बता दिया। ग्राफ भी बता दिया, ग्राफ के तरीके से बता दिया कि भैया ऐसा होता है, ऐसा करके यूँ यू बना दिया, यू बना दिया, यू बना दिया, ये सब ग्राफ बना दिया। क्या एटम के अंदर ग्राफ है रियल में? नहीं ना, ये तो मैथमेटिकल है ना। एक्चुअल में कहाँ पर है, सवाल ये बनता है। ये एक्चुअल वर्ड जो आ रहा है ना, यही कन्फ्यूजिंग है, इसी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि 7.5 घंटे के बाद भी एटम की स्ट्रक्चर नहीं समझ पाए बच्चे, ठीक है। और अगर समझ पाए तो कमेंट करके बता दो, बताओ इसमें कहाँ रहती है ऑर्बिटल्स, ये क्वेश्चन है। S P D F एटम के अंदर, क्योंकि सेल नंबर तो चेंज नहीं हो ना। 4s है तो 4s तो 4 में ही रहनी चाहिए, ऐसे थोड़ी 4s आप 1s में लगा दोगे, नहीं ना। तो नहीं हो पाएगा क्लियर, क्योंकि वो मैथमेटिकल है सारा ना, थ्योरेटिकल नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। मैं बताऊँ एक्चुअल में क्या है कि इमेजिनेशन नहीं है, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए, ये तो सारा मेरा लेक्चर हो गया है, जिसमें अब लोग मुझे एंटी ले लेंगे पंकज सर के, और मुझे गालियों वाले कमेंट मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि उसमें मिले थे पूरी वीडियो में, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं होल्ड करने लायक हूँ, कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दो गाली वाली जो देना, ठीक है ना। और बाकी जो है पंकज सर से मैं पहली सॉरी बोल देता हूँ, बाद में कुछ बुरा मान जाए उससे पहले, शुरू में ही गॉड ऑफ केमिस्ट्री है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं कहता हूँ कि आपसे बढ़िया केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि NCERT आपसे अच्छी कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। बस एक पॉइंट रह रहा है, या ऐसा कह सकता हूँ कि जहाँ तक आपने पढ़ाया उससे आगे का मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अब पढ़ाने जा रहा हूँ, समझना। उससे आगे का मतलब जो बच्चे दिमाग में नहीं घुसा पाए उस बात को अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स तो सारा सर ने करा दिया, वो तो वीडियो देख लो उनकी, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। लेकिन अब उसके आगे क्या चीज़ें हैं रियल में, वो रियल पिक्चर मैं आपकी अब बनाता हूँ 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। वो रियल पिक्चर आप देख लोगे एटम की, मैं बता रहा हूँ आपको, NCERT में डायग्राम नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, और उस डायग्राम से, उस चीज़ से आपको ये नोट भी जो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको नोट रटने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको डायग्राम रटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आप बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए भूलोगे नहीं इस चीज़ को, ठीक। और मैथमेटिकली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल भी कर लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं, आते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, देखो जरा मैं ये सब बता देता हूँ, ओके। तो जैसा कि सर ने बताया कि रेडियल नोड एंगुलर नोड, मैं इनकी बात करता हूँ। सबसे पहले नोड की बात करते हैं। नोड का मतलब तो समझ रहे हो, नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब नो इलेक्ट्रॉन, 3D स्पेस, है ना, इन एटम इन विच देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही नोड कहते हैं, डेफिनेशन तो यही कह रही है, ठीक है ना। नोड कह सकते हो इसको हम, नोडल प्लेन की डेफिनेशन भी यही हो जाएगी कि ऐसा प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, उसे हम नोडल प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। देखिए जैसे क्या होता है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल है, एस स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसी है? पी ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाऊं क्या? चलो छोटा बनाता हूँ, ठीक है। ये क्या है? पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। थोड़ा सा भी मैं डी तक ही बताता हूँ, ठीक है। डी ऑर्बिटल,
ये डायग्राम जरा ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ रेडियल वो एंगुलर नोड, क्योंकि एंगुलर नोड जल्दी समझ में आएगी आपकी। एंगुलर नोड का मतलब जहां पर एंगल बन रहा है वहां पर एंगुलर नोड। ठीक, एंगल कहाँ बन रहा है ध्यान से समझना। ये जो सेंटर है पी ऑर्बिटल का, ठीक है, ये जो सेंटर है इस सेंटर को लेकर चल रहा हूं मैं। देखो जरा ध्यान से, ऐसे समझ सकते हैं इसको। सीधा सीधा एक लाइन खींच दी और यहाँ पर इसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो लोब्स आ रहे हैं, दोनों लोब्स, मैं बिल्कुल गांव की भाषा में समझा रहा हूँ, इनके बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, इनके बीच में क्या बन रहा है? एंगल। तो ऐसी नोड जिस पर एंगल बनता हो, समझ लो, सीधी सी बात है। एंगल किससे लिया मैंने? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब वो थोड़ा सा मैं डिटेल में दो, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, ऐसे करके। तो बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, ध्यान देना इस बात को, इस पॉइंट को बोलेंगे एंगुलर नोड। ठीक है, या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर समझ में ये कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे कह लेंगे हम समझाने के लिए कि इसमें एक प्लेन मान लिया मैंने। ठीक है, तो प्लेन मान लिया, तो प्लेन में भी आप बात मान सकते हो कि यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगुलर नोड समझने का फेर है, वो तो कुछ नहीं है ना। जिस तरीके से एंगल इसमें बन रहा है इसी तरीके से इसके अंदर भी बनेगा एंगल। देखो जरा ध्यान से, एक एंगल तो इस लोब के अंदर बीच में, और एक एंगल बनेगा यहाँ पर। ये भी चीज़ बता रहा हूँ आपको, है ना। देखो जरा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं डी ऑर्बिटल में, इसीलिए उसके अंदर एंगुलर नोड कितनी हो जाएंगी? 2। इसके अंदर पी ऑर्बिटल में एक एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट नहीं, सेम है ना। एक एंगल बन रहा है, इसीलिए पी ऑर्बिटल की एंगुलर नोड कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है 0 एंगल बन रहा है, क्योंकि इसमें एंगल ही नहीं है। ऐसे ले लो चाहे ऐसे लो, कहीं से भी ले लो। ठीक है, तो इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के के बीच में, इसीलिए क्या है? एंगुलर नोड कितनी है इसमें? 0। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला है एल, क्योंकि एल इक्वल टू 0 आ रही है एस ऑर्बिटल की, इसलिए इसके अंदर 0 भी आ रहा है, ऐसे भी कह सकते हो। तो सीधी सी बात है, 0, 1 और 2 एंगुलर नोड। समझ पाए एंगुलर नोड क्या होता है? एंगल बन रहा है इसीलिए एंगुलर नोड है। मैं बिल्कुल, अब मैं यहाँ मैथमेटिकल कुछ नहीं ले रहा, मैं बस जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। और इस चीज़ को अपने दिमाग में घुसा लोगे तो आपको एटोमिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। आई रिपीट, एंगल बनेगा पी में, डी में, एफ में। ठीक है, मैं एफ का भी और थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि यहाँ एफ की स्ट्रक्चर संज्ञा तक बोल दे जटिल है, लेकिन मैं बता दूँ थोड़ा सा, इधर डायग्राम बना दूँ छोटा सा, कि जैसे ऐसा होता है, जैसे पी ऑर्बिटल होती है, डी होती है, इसी तरीके से एफ होती है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। एक लोब, दो लोब, और आपका जो है एक डंबल, दो डंबल और तीन डंबल, इस तरीके से होती है एफ ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो उसमें भी 3 प्लेन हमारे आएंगे, 3 प्लेन कह सकते हो। ठीक है, और उनके बीच एंगल जो आएगा 1, 2 और 3। तो इसका जो एल का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, एंगुलर नोड समझ में आ गई। एंगुलर नोड इसमें हो सकती है एफ में, पी में, डी में। ठीक है, एस में एंगुलर नोड नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया। अब बात आती है रेडियल नोड की। अब मैं रेडियल नोड जो चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो समझ लो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। सीधा सीधा बात। अब मैं इसको बिठा लेता हूँ, ये एंगुलर नोड था, ये अब तक जो मैंने बताया क्या बताया? एंगुलर नोड। ठीक है, सिंपल एंगुलर नोड। अब बात करते हैं रेडियल नोड की, तो मैं इसको थोड़ा सा रेडियल नोड नाम से पता चल रहा है रेडियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस से कुछ फिक्स डिस्टेंस के बाद में अगर कोई नोड आती है ना, कुछ फिक्स डिस्टेंस के बाद में। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये है न्यूक्लियस सपोज करो, और इससे यहाँ से आर डिस्टेंस में यहाँ पर कोई नोड आती है, क्या आती है? नोड बनता है। आर डिस्टेंस जब इधर है तो आर डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, आर डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, आर डिस्टेंस यहाँ भी, आर यहाँ पर भी। तो सीधी सी बात है कि हम एक स्फीयर मान सकते हैं ऐसा करके कि सेम डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर अगर कोई नोड बनती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, तो इस नोड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस नोड को हम? रेडियल नोड। देखो, रेडियल नोड, सिंपल। ना कोई मैथमेटिकल, ना कोई श्रोडिंगर वेव, ना कुछ फलाना दिखना, कुछ नहीं, डायग्राम दिख रहा है, समझ में आ रहा। देखो, न्यूक्लियस नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, होता क्या, कैसे होता है, देखो जरा ध्यान से। एक्चुअल में अभी तक जो चीज़ें आ रही थी एसपीडीएफ, ठीक है ना, ऑर्बिटल जो होती हैं, उनका मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या होता है। कि ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1s जो होता है वो छोटी होती है किससे? 2s से और 3s से
4s, ठीक है। 2p छोटी होती है 3p से 4p, ये चीज़ तो सभी जान रहे हैं, ठीक। तो जब बड़ी होती जा रही है ऑर्बिटल्स, बड़ी ऑर्बिटल होती जा रही है, तो वो होगी कहाँ पर एटम के अंदर, कैसे रहेगी, क्या है, उसके लिए बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि आप इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि 1s ऑर्बिटल को कवर करेगी 2s ऑर्बिटल। ध्यान देना इस बात को, इस पॉइंट को ध्यान देना जरा थोड़ा सा, ठीक। देखो मैं मिटा देता हूँ उसको, ठीक। मतलब 1s को कवर करेगी कौन, 2s ऑर्बिटल, और 2s को कवर करेगी 3s ऑर्बिटल। समझना इस बात को, 1s को कवर करेगी 2s को कवर करेगी 3s। इसी तरीके से 2p को कवर करेगी 3p, और 3p को कवर करेगी 4p। बस ये दोनों डायग्राम अगर आपके समझ में आ गए तो समझ लो स्ट्रक्चर समझ में आ गई। मैं बताऊं कैसे है एक्चुअल क्या है। देखो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब बाउंड्री सरफेस एरिया अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में रखा है, तो जैसे ये बाउंड्री सरफेस एरिया, तो यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा ऐसा करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, चूंकि मैंने सेकंड लिखा तो सेकंड जो न्यूक्लियस से, अब न्यूक्लियस की बात करता हूँ। न्यूक्लियस एक्चुअल में न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, एक्चुअल में न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पर इस सेंटर पे। न्यूक्लियस से फिक्स दूरी रहेगी एक ऑर्बिट वाली दूरी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। सेकंड है तो सेकंड पे, थर्ड है तो थर्ड पे, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। तो सेकंड एस जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से फिक्स दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, और चारों तरफ इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके अंदर है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये रहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और 3s में भी फिर सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये रहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। देखो मैं बिना प्रोजेक्टर के, बिना क्या नाम बता रहा हूँ, कंप्यूटर के, और बिना किसी चीज़ के 2D प्लेन में मैं आपको बता रहा हूँ इसको। इस पॉइंट को समझ लोगे तो सारी चीज़ समझ में आएगा। और ये चीज़ जो है मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाई, ये चीज़ रियल बता रहा हूँ मैं, है ना। गॉड ऑफ केमिस्ट्री वाली बात नहीं आ रही है ना, उनकी कोई क्रिटिसाइज करा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज़ इस तरीके से इसको किसी ने नहीं पढ़ाया एटमॉस्फेयर को। ध्यान से देखना क्या है कि इसको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर मैं बनाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ कुछ इस तरीके का बन रहा है। देखो ऐसे करके, ऐसे। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका हो गया ना, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में एक गैप है, ये वाला स्फेरिकल गैप। इसी गैप को बोल रहे हैं हम रेडियल नोड, इसको समझ लेना बस। तो रेडियल नोड यहाँ हो गया, 3s और 2s के बीच में भी स्फेरिकल गैप हो गया, तो ये भी रेडियल नोड है, ठीक है। और रेडियल नोड को कुछ बुक्स में दे रखा है स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड, ये वाला पॉइंट नहीं बताया, ठीक है। स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, तो क्योंकि स्फेयर सा बन रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेयर सा बन रहा है, इसलिए स्फेरिकल नोड बोल रहे हैं इसको। तो 1s लिखना भूल गया ना, 1s 2s 3s, 1s 2s 3s 4s, ऐसे करके कवर करेगी, ठीक है। अब ये तो चलो ऐसे ऑर्बिटल तो पता चल गया। अब पी की बात कर लेते हैं। पी में भी सेम कंडीशन क्या है कि मैं बताऊं आपको इसका, मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम दिखा देता हूं, पी का अलग बना देता हूं तभी समझ में आएगा, ठीक है। रेडियल नोड तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। इस डायग्राम को ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि ये हमारी है पहली 2p ऑर्बिटल के को कवर करेगी कौन सी, 3p ऑर्बिटल। मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके का, ओके, हाँ। और ये जो कवर कर रही है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है, तो इसको आप समझने के लिए थोड़ा मैं ये रब करके बता रहा हूँ कि इसको ऐसे मान लो, इस तरीके का, ये वाला, ठीक है। 2p और 3p, मतलब 2p को कवर करेगी 3p और 3p को कवर करेगी 4p, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगी, डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगी। अगर इसको मिला के देखेंगे वापस में, तो कहीं ना कहीं जो एंगुलर नोड इसमें बन रही थी, तो 2p में वो 3p में भी वो वाली एंगुलर नोड बनेगी और 4p में भी वही एंगुलर नोड बनेगी, ठीक है। इसको मिला लेते हैं ऐसा करके, देखो जरा ध्यान से, मैं आप दिखा दूँ थोड़ा सा। और यहाँ से ये आपका ऐसे, ये 4p 3p और 2p, इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये ही एक्चुअल में इमेजिन करके देखो आप, जो एक्चुअल पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा अपना टॉपिक लगाते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड सबको पता चल रहा है कि एंगुलर नोड ये होगी क्या, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड 2p के लिए 1 होगी, ठीक है। 3p के लिए भी, बात समझ रहे हो ना, 1 होगी, 4p के लिए भी 1 होगी एंगुलर नोड।
एंगुलर नोड का वैल्यू होता है एल, क्योंकि एल की वैल्यू 1 होती है पी के लिए, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ एंगुलर नोड ये वाली है तो इसके लिए भी 1 होगी, इसके लिए भी 1 होगी, मतलब 2p के लिए भी 1 होगी, 3p के लिए भी 1 होगी और 4p के लिए भी 1 होगी। और अब नीचे तो ज़रा ठीक है, अंडरस्टैंड। ये चीज़ नहीं बताई, ठीक, 7.5 घंटे के लेक्चर में ये नहीं बताया। और देख लो जरा, अब इसको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बताता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से एक ऐसा स्फेयर मान लूँ, इस तरीके का एक स्फेयर इसमें मान लिया और एक स्फेयर इसमें मान लिया, थोड़ा सा गोला सा बना, वैसे बना दिया मैंने इस तरीके का, क्योंकि ये स्फेयर बन जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर बना देता हूँ। चलो ऐसा करके ये रहा, ठीक है। तो ये स्फेयर जो बनेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना होंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना होंगे, ठीक है, तो उसी बोलेंगे हम स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड। अंडरस्टैंड। तो अब बताओ वो फॉर्मूले यहाँ प्रूफ हो रहे हैं सारे कैसे प्रूफ हो रहे हैं? एंगुलर नोड एल के इक्वल होती है, एल के इक्वल दिख रही है हमको, साफ साफ दिख रही है, ठीक है ना। एंगुलर नोड ये रही। अब रेडियल नोड की बात कर लेते हैं। रेडियल नोड कितनी है? n माइनस एल माइनस 1। अब इसको मैं यहाँ प्रूफ करूँगा, देखो है ना। रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1 है। जरा 4p के लिए बात करते हैं, है ना, तो 4p की बात करते हैं। तो n कितना है? 4p। p के लिए l का वैल्यू कितना है? p के लिए l का वैल्यू 1 है। 4 माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2। अब देखो 2 कहाँ है? ये कौन सी है? रेडियल नोड। रेडियल नोड मतलब स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड इसके देखो 4p के लिए, देखो 4p के लिए एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, 2 स्फेरिकल नोड है नहीं है 4p के लिए, 2 स्फेरिकल नोड ऑफ 4p आ गया वही सेम। ऐसी 3p की बात करेंगे तो 3 माइनस 1 माइनस 1, 3p के लिए 1 आएगी और 2p के लिए 0 आएगी, क्योंकि 2p के अंदर कोई स्फेरिकल नोड है नहीं। समझ पाए? ये है रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड का और एंगुलर नोड का, दोनों का मैंने चीज़ बता दी। अब बात करते हैं एटम की स्ट्रक्चर की। ओके, फुल स्ट्रक्चर। सो जैसे कि अब तक हम जान गए एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों किस तरीके से अरेंज रहती है। अब वो एक्चुअल में एक दूसरे के ऊपर कैसे रहेंगी उसकी बात कर लेते हैं। तो सीधा सीधा ये एक न्यूक्लियस हो गया, तो इसका मैं क्लाउड ऐसे बनाता हूँ, ये आ गया 1, ठीक है। न्यूक्लियस को थोड़ा छोटा कर देते हैं, पॉइंट बना रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये क्या है? 1s को कवर करेगी कौन सी? 2s को कौन सी कवर करेगी? 3s। और 3s को कौन सी कवर करेगी? 4s। ठीक है, चलो यहीं तक बता देते हैं, बाकी डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो अब बात करते हैं पी की। चूंकि पी ऑर्बिटल हमारे 3 तरह के होते हैं, px, py और pz। पी ऑर्बिटल कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की होती है। तो तीनों बनाने हैं। चूंकि px जो होती है वो, चूंकि px जो होती है वो x एक्सिस में, एक y में और एक z में, ठीक है। तो यहाँ की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊँ सीधा सीधा क्या करना है, देखो जरा ध्यान से। ये पूरा एटम है, s बन गई है, इसको हम एक्सिस में तोड़ लेते हैं। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और कहीं एक जगह दिखा दूं मैं ऐसा करके z एक्सिस। ओके, अब आप लोग बताओ px ऑर्बिटल कहाँ जाएगी? x पे जाएगी, ठीक है। तो अब कौन सी p? 2p वाली। तो 2p वाली जो p ऑर्बिटल 2 में सेकंड ऑर्बिटल में रहेगी, तो यहाँ से मैं बनाता हूँ ऐसा करके, और ये, ठीक है, अच्छा ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके का ये वाला। ये जो मैंने बनाया लोब टाइप का, इसी को मैं बोल रहा हूँ 2px। जब 2px बनी है तो 2py भी बनेगी ऐसा करके, और 2pz भी बन जाएगी इसमें, ठीक है। 2px, 2py, 2pz। 2pz में बना ले रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये है 2pz, ठीक है। 2px, 2py, 2pz, समझ रहे हो? ये जो डॉट डॉट मैंने दिखाया, ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन दिखा रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ दूसरे के इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? इसमें रहेंगे, इतने एरिया में, क्योंकि वो 2p है तो उसका इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट की लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट की। तो इसीलिए मैं बना दिया 2px, 2py, 2pz। अब इसके बाद में आ जाएगा 3, ठीक है। 3s बन गया, 3p भी सेम रहेगा क्योंकि px है तो px को कवर करेगी px को कवर करेगी px, 3px को कवर करेगी px, है ना। 3py इस तरीके का, 3pz, सॉरी हाँ ये कौन सा था? 3px था, 3py, और ये वाला जो हो जाएगा 3pz, इस तरीके का। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ना, यही एक्चुअल है, सही बताऊँ। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ एटम। अब इसके आगे बन जाएगा
3p के बाद क्या आएगा 4s आता है, फिर 3d, मतलब 3d आएगा। 3d के बनाने के लिए क्या करेंगे हम 3s 3p। अब d के भी होते हैं, d के भी कितने हैं, d xy yz zx, जो xy प्लेन में आ रहा है उसको x और y प्लेन में रहेगा उसका लोब, ठीक है ना, चारों तरफ को, उसमें 2 डंबल रहेंगे इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ बनाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप इसको इमेजिन करो कि डी ऑर्बिटल पे इसी पे, मतलब आप सीधा सीधा एक चीज़ समझ लो कि सबके जो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ है बस, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक जगह, कहाँ क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जो पी ऑर्बिटल होती है ऐसा करके, ठीक है, इस पॉइंट को, पी ऑर्बिटल के इस पॉइंट को न्यूक्लियस बोला उन्होंने। ध्यान देना, देख लेना एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, एनसीईआरटी वालों ने बोल दिया कि ये न्यूक्लियस होता है। पीएक्स वाला भी न्यूक्लियस, पीवाई वाला भी, पीजेड वाला। अब न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो सोचो दिमाग से, क्या एक एटम के अंदर 50 न्यूक्लियस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है ना। सिर्फ एक ही न्यूक्लियस रहेगा और वो सारे न्यूक्लियस यही रहेंगे, सारे सारे एक ही जगह, मतलब न्यूक्लियस एक ही रहेगा एटम के अंदर, 50 न्यूक्लियस नहीं रहेंगे। हाँ, नोड हो सकती हैं, ठीक है। सो इस वाले डायग्राम से सारा क्लियर हो रहा है क्या, कि देखो ध्यान से कि ये एक स्फेयर ये बन गया ऐसा करके, है ना, क्या हो गया, स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड। ये स्फेरिकल नोड 3px की भी हो जाएगी, 2s की भी, 3s की भी हो जाएगी। और ये जो बन रहा है यहाँ, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, डी एंड। ओके, सो ये था पूरा। अब बताओ, हालांकि टाइम मुझे थोड़ा सा आधा घंटा तो 20 मिनट तो उन्हीं के चक्कर में लगी, तो ये पूरी स्ट्रक्चर है जो आप 7 घंटे वो वीडियो देख के नहीं समझ पाए, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ एटम, इट एक्सप्लेन ऑल थिंग्स, है ना, सब कुछ, यहाँ तक कि केमिकल बॉन्डिंग में कोई ऑर्बिटल कैसे जाती है। देखो ध्यान से, एक एटम है, दूसरा एटम इधर से आएगा, px न्यूक्लियस है, px, इसका भी px ऐसा आएगा, आपस में ओवरलैप हो जाएगा। सारी की सारी कंसेप्ट इससे सोल्व है, इस डायग्राम से। और ये डायग्राम नहीं देखा होगा अभी तक, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रटना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है, ठीक है ना। आइए वहीं से, ये पूरा डायग्राम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है, लेकिन वो सिर्फ मैथमेटिकल आप सोच रहे हो ना, उसको प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। ओके, तो ये थी स्ट्रक्चर एटम की। और जाते जाते सॉरी कहते हैं पंकज सर से, या फिर जो है गॉड ऑफ केमिस्ट्री सर से, ठीक है ना, और आप बच्चों से भी, कि अगर मेरी मतलब बात किसी को बुरी लगी हो तो किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि बच्चों की नॉलेज बढ़ानी है, बच्चों का ज्ञान बढ़ाना है। जहाँ तक उन्होंने पढ़ाया है दूसरे टीचर्स ने, ठीक है, उसके आगे का अगर मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ, बस सीधी बात। अगर मुझे नहीं पता तो नहीं बताऊँगा। जिस टॉपिक पे मुझे पता उस टॉपिक पे मैं बता देता हूँ, जिस टॉपिक पे मुझे नहीं पता उसमें मैं नहीं बोलता हूँ, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूँ, ये चीज़ मैं क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मुझे लगा ये टॉपिक है, मैं जान रहा हूँ तो मैंने बता दिया। तो इसमें क्या गलत कर दिया बताओ, है ना। अगर बच्चों को कुछ 2 बातें एक्स्ट्रा पढ़ा दी तो इसमें मैं कौन सा उनके एंटी जा रहा हूँ, या व्यूज़ के चक्कर में चल रहा है, नहीं ना, ये ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझ पर आ रहे थे, नहीं ना। तो सीधी सी बात है, दोबारा बोल रहा हूँ, 50 बार बोल रहा हूँ कि भैया मेरा इंटेंशन किसी को नीचे दिखाना नहीं है, किसी को बर्बाद, वो क्या करे थे, वो एक बच्चे ने कमेंट करा था, हाँ, बदनाम। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। मेरा मकसद है कि सिर्फ नॉलेज अगर कहीं रुक रही है, बच्चों की को नहीं प्राप्त हो रही है, तो मैं उसको दे दूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक, ठीक है ना। जहाँ तक मैं नहीं जानता हूँ वहाँ के लिए सॉरी, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कभी अलविदा ना कहना।